फ्रैन कभी एक गुलाम थी। जिस दिन उसकी मुलाकात अपने मास्टर से हुई, उसी दिन उसने गुलामों को बेचने वाले व्यापारियों से भागकर आजादी पाई। भागते हुए अचानक एक खतरनाक मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया। उसी पल उसने मन ही मन पावर की विश की और तभी उसका मास्टर सामने आ गया। एक रहस्यमयी आवाज ने फ्रैन को पुकारा, उसे कहा कि उसे खींचकर बाहर निकालो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जमीन में एक तलवार फंसी हुई थी, जैसे कोई खोई हुई चॉपस्टिक रेस्क्यू होने का इंतजार कर रही हो। फ्रैन ने तलवार का हिल्ट पकड़ा और पूरी ताकत से खींचने लगी। ठीक उसी वक्त मॉन्स्टर उस पर चार्ज कर गया। देखने वाले के लिए ये सीन हीरोइक मोमेंट कम और ऐसे ज्यादा लग रहा था जैसे कोई लड़की डेथ के सामने खड़ी होकर गार्डन फर्नीचर के साथ टग ऑफ वार खेल रही हो। आवाज ने फिर एजेंसी में कहा कि जल्दी करो। ठीक उसी समय जब मॉन्स्टर ने हमला किया, फ्रैन ने तलवार खींचकर बाहर निकाल ली और अटैक को डॉज कर लिया। तलवार से निकलती एनर्जी ने उसे दंग कर दिया। ताकत उसकी नसों में दौड़ने लगी। तलवार ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे कोई पर्सनल ट्रेनर उसे हाइप कर रहा हो। दोनों ने मिलकर मॉन्स्टर को एक ही स्ट्राइक में छेद दिया। उसे ऐसे गिरा दिया जैसे कोई ओवरकुक्ड कबाब जमीन पर पटक दिया गया हो। ब्लेड को देखते हुए फ्रैन उसकी ताकत पर हैरान रह गई। तलवार ने उसे याद दिलाया कि ग्रेटफुल रहना जरूरी है। फ्रैन ने सिंसियरिटी से उसकी बात स्वीकार की। कहानी फिर 4 साल पहले की तरफ शिफ्ट होती है। फ्रैन अपने माता पिता के साथ खुशी से रहती थी। एक सुबह उसने अपनी माँ फ्लेमिया को ग्रीट किया और उसकी माँ ने प्यार से जवाब दिया। उसके पिता किनान खिड़की के पास कॉफी लेकर खड़े थे और उन्होंने कहा कि बाहर देखो। फ्रैन ने बाहर झांक कर देखा तो पूरा शहर बर्फ से ढका हुआ था। मुस्कुराते हुए पिता ने समझाया कि रात भर बर्फबारी हुई है। फ्रैन की आंखें उस नजारे से हट ही नहीं रही थी। उसकी माँ ने याद दिलाया कि सर्दियों में हमेशा बर्फ गिरती है, लेकिन फ्रैन ने गंभीरता से कहा कि यह खतरनाक हो सकता है। कहीं दुश्मन बर्फ का इस्तेमाल छिपने के लिए न कर ले। वो तुरंत गेट की तरफ भागी, बोलते हुए कि स्काउट्स शायद पहले से आसपास हो। उसकी माँ ने उसे कहा कि बाहर जाने से पहले गर्म कपड़े पहन ले और पिता ने उसका कोट लाने की पेशकश की। लेकिन फ्रैन बिना सुने बाहर भाग गई, कहती हुई कि वो बस थोड़ी देर के लिए जाएगी। उसकी माँ ने चिंता जताई कि कहीं उसे जुकाम न हो जाए, जबकि पिता जल्दी से उसके पीछे गए। बाहर फ्रैन बर्फ में खेल रही थी और पिता का कोट पहनने से मना कर रही थी। उसकी माँ बस मुस्कुराते हुए देखती रही। रात में फ्रैन बिस्तर पर लेटी हुई थी। सर्दी लग चुकी थी। उसकी माँ उसके पास बैठी थी और समझा रही थी कि इसी वजह से उसे गर्म कपड़े पहनने चाहिए थे। उसके पिता सोच रहे थे कि क्या उनके पास दवा खरीदने के लिए पैसे हैं। फ्रैन ने भरोसा दिलाया कि वो सोकर ठीक हो जाएगी और उनसे यूजुअल स्टोरी सुनाने की रिक्वेस्ट की। उसके पिता ने कहा कि वो कहानी किसी और दिन सुनाएंगे, लेकिन फ्रैन ने जिद की कि आज ही सुनना है। उसकी माँ ने माना, लेकिन शर्त रखी कि उसके बाद उसे सोना होगा। फ्रैन ने खुशी से हामी भरी। उसके पिता ने कहानी शुरू की। उन्होंने बताया कि हर बीसमैन इवोल्यूशन की तलाश करता है जो कुछ कंडीशंस पूरी होने पर मिलती है, लेकिन उनकी ब्लैक कैट ट्राइब उन कंडीशंस से वंचित थी। 500 साल पहले देवताओं ने किसी अज्ञात कारण से उन पर श्राप दे दिया था और तब से उन्होंने इवॉल्व करने की शक्ति खो दी थी। फ्रैन ने पूछा कि उन्होंने ऐसा क्या किया था, लेकिन पिता ने कहा कि किसी को नहीं पता। माँ ने जोड़ा कि श्राप से पहले ब्लैक कैट ट्राइब बेहद ताकतवर हुआ करती थी, लेकिन अब उन्हें सभी जातियां तुच्छ समझती हैं, गुलाम बनाती हैं और बुरा बर्ताव करती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी क्रूअल्टी गलत है। फ्रैन ने उन्हें रोका कि ज्यादा टेंशन न ले। माँ ने उसे कसकर गले लगाया और कहा कि उसके अपने माता पिता भी कभी उनकी एग्जिस्टेंस से नफरत करते थे। उन्हें दुनिया से घृणा करना सिखाया गया था और कहा गया था कि कभी सामने मत आना। लेकिन एक दिन उन्हें कोई ऐसा मिला जो मजबूत था, दयालु था और जिसने उनसे सच्चा प्यार किया। पिता ने कहा कि परसिक्यूशन झेलते हुए भी उन्हें एहसास हुआ कि अब भी ऐसे लोग हैं जो उनका साथ देते हैं। ये सुनकर फ्रैन की आंखें चमक उठीं और उसने जोश से कहा कि वो उन लोगों के लिए अपनी जिंदगी पूरी तरह जिएगी। माँ ने पूछा कि उनका गोल क्या होना चाहिए और फ्रैन ने तुरंत कहा, हमारा मकसद इवॉल्व करना है। मुस्कुराते हुए पिता ने कहा कि वो जरूर करेगी। फ्रैन ने वादा किया कि वो और मेहनत से ट्रेन करेगी। माँ ने उसे याद दिलाया कि पहले कोल्ड से हारना नहीं है और जल्दी सोना है। फ्रैन ने हामी भरी। थोड़ी देर में वो सो गई। उसे देखते हुए पिता ने कहा कि चलो हम भी आराम करें और कल से उसे ट्रेन करना शुरू करें, लेकिन माँ ने मना किया। बोली कि वो अभी भी ठीक से स्वस्थ नहीं हुए हैं। अचानक कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। शहर पर हमला हो चुका था। चारों ओर आग भड़क रही थी। फ्रैन उठी तो हर तरफ अफरा तफरी थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे और ठीक उसके सामने खड़ा था एक डरावना मॉन्स्टर। उसकी आंखों में शौक और डर साफ झलक रहा था। फ्रैन के सामने अचानक एक डरावना मॉन्स्टर आ खड़ा हुआ। वो एकदम शौक में जम सी गई। उसके होंठ कांपते हुए बस बुदबुदाए, ये क्या चीज है। इससे पहले कि वो समझ पाती, मॉन्स्टर उस पर हमला करने के लिए झपटा, लेकिन उसी पल उसके पिता सामने आ गए। तलवार घुमाते हुए उन्होंने उसे बचा लिया और जल्दी से पूछा, फ्रैन तुम ठीक हो? पीछे से उसकी माँ भी दौड़ती हुई आई। उनकी आवाज में घबराहट थी। फ्रैन
तुम्हें चोट तो नहीं लगी? राहत से भरकर फ्रैन ने खुशी में चीख दी, पापा, माँ। लेकिन चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। लोग मॉन्स्टर्स के मुंह में समा रहे थे। उनकी चीखें हवा में गूंज रही थी। कोई रहम की भीख मांग रहा था तो कोई पागलों की तरह चिल्ला रहा था। ये सब क्यों हो रहा है? फ्रैन और उसकी मां कांप उठी। उनकी आंखों के सामने हर तरफ खून और चीखें फैल गईं। उसके पिता का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, ये तो एंटी मैजिक सीजन है और ये हमारी उम्मीद से पहले आ गया। उनके शब्दों ने सबको हिला दिया। उन्होंने देखा कि गिरे हुए मॉन्स्टर्स फिर से खड़े हो रहे थे। वो गरज कर बोले, भागो, तुरंत भागो। फ्रैन डिस्प्लीस में जमी रही, दिमाग मानने को तैयार नहीं था। लेकिन उसके पिता ने जोर से चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें समय दूंगा, तुम दोनों जाओ। फ्रैन रो पड़ी, नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन पिता ने फिर गरज कर आदेश दिया कि वो तुरंत निकल जाए। फ्रैन की मां ने उसका हाथ कसकर पकड़ दिया और खींचते हुए कहा, चुप रहो, अगर बोलोगी तो जुबान काट लोगी। फ्रैन बार बार जिद कर रही थी कि उन्हें पापा के पास जाना चाहिए, लेकिन मां ने सख्ती से कहा, तुम्हारे पिता ठीक होंगे, अभी हमें सिर्फ सरवाइव करना है। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी घबराकर चिल्लाया, फ्लेमेया, किनन का क्या हुआ? फ्रैन की मां ने तुरंत कहा, वो अभी भी लड़ रहे हैं। बूढ़ा हक्का बक्का रह गया और डर से बुदबुदाया, हे भगवान, ये तो एंटी मैजिक असॉल्ट है, सबसे बड़ा डिजास्टर। उसकी आंखों में निराशा थी कि ये सब अभी क्यों घट रहा है। फ्रैन की मां ने सभी को इकट्ठा करते हुए कहा, जल्दी जंगल की तरफ चलो, अगर टाउन पहुंच गए तो शायद बच पाएंगे। सब लोग जंगल की तरफ। बूढ़े आदमी ने मजबूरी में सिर हिलाया, हमारी ताकत कम है, लेकिन और रास्ता नहीं है, सब लोग जंगल तोड़ो। फ्रैन की मां ने उसे बीच में धकेलते हुए कहा, बीच में रहो, सबके साथ चलो। फिर तलवार उठाकर वो खुद आगे बढ़ गईं और गरज कर बोली, कोई भी क्रीचर फ्रैन को छूने मत देना। फ्रैन उनकी बहादुरी देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखों में अपनी मां के लिए रेस्पेक्ट और एक्साइटमेंट दोनों थे। लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे थे। बूढ़ा आदमी चिल्लाया, ये मॉन्स्टर्स रुक ही नहीं रहे, सब सेफ हैं क्या? फ्रैन की मां ने जवाब दिया, अभी तक सब सेफ है। मगर उसी वक्त वो लड़खड़ाई और दर्द से कराह उठी। अचानक उनकी तलवार बीच से टूट गई। भीड़ में कोई चिल्लाया, सहन करो, टिके रहो। मां ने दांत भींचते हुए कहा, घायल लोगों को पीछे ले जाओ। तभी किसी ने डर से चिल्लाकर कहा, ये दुश्मन के पास वेपन डिस्ट्रक्शन स्किल है। फ्रैन ने हॉरर में मां की टूटी तलवार देखी और चीख पड़ी, मां की तलवार टूट गई। फ्रैन घबराकर चिल्लाई, मैं नए हथियार लाऊंगी। लेकिन मां ने गुस्से में डांटते हुए कहा, हथियार की जरूरत नहीं, अभी भागो, बस जंगल की तरफ भागो। उनकी आंखों में साफ आदेश था कि सर्वाइवल ही सब कुछ है। एक मॉन्स्टर गुर्राता हुआ फ्रैन पर झपटा, मगर मां फिर से सामने आ गई। घायल और थकी होने के बावजूद उन्होंने जान लगाकर वार किया और बोली, मैं तुम्हें फ्रैन को छूने नहीं दूंगी। इसी अफरात फरी में फ्रैन की नजर जमीन पर गिरी एक और तलवार पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो चिल्लाई, माँ, मुझे तलवार मिल गई, और दौड़कर उसे उठा लिया। उम्मीद से भरी उसने कसकर तलवार पकड़ ली और माँ की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन उसकी खुशी तुरंत दर में बदल गई जब उसने देखा कि माँ जमीन पर गिर रही हैं, लहूलुहान। फ्रैन ने चीख कर उनका नाम पुकारा। कमजोर हालत में माँ ने ऊपर देखा, कांपती आवाज में कुछ कहने की कोशिश की। फ्रैन घबराकर चिल्लाई, पापा, कहाँ हो आप? तभी उसके पिता लौट आए, घायल पत्नी को थामते हुए। उन्होंने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ तुम दोनों सेफ हो। फिर चेहरे पर गंभीरता लाते हुए उन्होंने फ्रैन से कहा, रो मत, जंगल पार करो और टाउन पहुंचो। फ्रैन रोते हुए बोली, नहीं, मैं अकेली नहीं जा सकती। उसकी मां ने भी कांपती आवाज में पति का साथ दिया। सुनो फ्रैन, तुम्हें जाना ही होगा, मदद लेकर आना। फ्रैन के आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन उसके पिता ने नरमी से कहा, सब ठीक होगा। दोनों माता पिता मुस्कुराए और बोले, हम तब तक नहीं मर सकते जब तक तुम्हारी एवोल्यूशन न देख लें। फ्रैन का दिल कस गया। उसने खुद से वादा किया, मैं इवॉल्व होकर दिखाऊंगी। मां ने कहा, मैं तुम्हारा इवॉल्व रूप देखने के लिए इंतजार करूंगी। फ्रैन फूट फूट कर रो पड़ी। उसके पिता ने कहा, मैं यहां मरने वाला नहीं हूं, हम मिलकर ब्लैक ट्राइब की इज्जत वापस लाएंगे। फ्रैन ने दृढ़ता से सिर हिलाया, हाँ, मैं समझ गई। उन्होंने जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ अभी। फ्रैन ने तेजी से रास्ता बनाया और मॉन्स्टर को चकमा देकर जंगल की ओर दौड़ पड़ी। पिता ने मुस्कुराकर देखा, आंखों में गर्व और राहत थी। उनके दिल ने धीरे से कहा, तुम जरूर सफल होगी। फ्रैन की मां ने उसे हौसला दिया, उसके अटैक की तारीफ करते हुए कहा कि उसे और मेहनत करनी होगी, इवॉल्व करना होगा और सबको अपना असली रूप दिखाना होगा। लेकिन फ्रैन का दिल टूट गया था। उसने मां का नाम पुकारा, उसकी आवाज दर्द और बेबसी से भर गई। इधर उसके पिता अभी भी मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, फ्रैन, भागो, तुम्हारी मां यहां मुझे बचा लेगी। फ्रैन ने कांपती आवाज में कहा, मैं आपको दोनों को छोड़कर कैसे जा सकती हूं? लेकिन उसके पिता ने फिर गरज कर आदेश दिया, जाओ। आंसू रोकते हुए भारी मन से फ्रैन आखिरकार भाग पड़ी। पीछे से मॉन्स्टर्स उसका पीछा कर रहे थे। एक मॉन्स्टर ने लगभग उसे पकड़ ही लिया था।
लेकिन फ्रैन ने छलांग लगाई और किसी तरह बच निकली। उसका शरीर जमीन पर लुढ़क गया। घुटने मोड़कर और बाजुओं को पास रखकर वो लौटपोट हुई, फिर उठकर दोबारा दौड़ने लगी। माँ ने अपनी बेटी की भागती हुई परछाई को उदासी से देखा। फ्रैन भागती रही, सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश में। उसके दिमाग में बार बार माँ और पापा की यादें घूम रही थीं। वो दौड़ते हुए लगातार रो रही थी। दौड़ते दौड़ते उसकी नजर दूर खड़े कुछ आदमियों पर पड़ी। उसे लगा शायद मदद मिल जाएगी। वो उनकी तरफ भागी और चीख कर बोली, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन जैसे ही वो पहुंची, उनमें से एक आदमी ने उसका गला पकड़ लिया और हवा में उठा लिया। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, ब्लैक कैट ठीक है, लेकिन ये तो बस एक बच्ची है। फ्रैन ने लात मारकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो हंसते हुए बच गया। उसने उसे जमीन पर पटकते हुए कहा, इतना इंतजार किया और मिला क्या? एक ब्लैक कैट बच्ची? मजाक भी इससे अच्छा होता है। गुस्से से भरी फ्रैन ने उसके आदमियों पर वार किया और उनके चेहरों पर नाखून मार दिए। आदमी गुस्से से गुर्राया, ये एटीट्यूड किस बात का? तू तो बस एक ब्लैक कैट है। लेकिन फ्रैन चिल्लाई, मुझे मत रोकना, मुझे अपने गांव वापस जाना है। और उसने फिर पलटकर हमला किया। उनका लीडर गुर्राकर बोला, पकड़ लो इसे। और अगले ही पल जाल फेंककर उन्होंने फ्रैन को फंसा लिया। वो तड़प कर चिल्लाई, हटो मेरे रास्ते से, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन उस आदमी ने उसके ऊपर पैर रख दिया और बोला, ज्यादा मत तड़पो ब्लैक कैट। फ्रैन ने जिद में कहा, तुम लोग आखिर हो कौन? वो चीखी कि ये उनकी पहली मुलाकात है और उसे जानना ही होगा कि वो कौन है। आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं हूं टेलिस का स्लेव ट्रेडर। अब कुछ समय के लिए मुझे अच्छे से सर्व करना, छोटी ब्लैक कैट मिस। सीन बदल गया। फ्रैन ने सपने में अपने पापा को देखा। उन्होंने पूछा, क्या तुम मदद बुलाने गई थी? फ्रैन रोते हुए बोली, पापा, माँ। फिर उसकी माँ की आवाज आई, जिसने उसे प्यार से पुकारा और कहा कि वो उनकी बेटी है। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि मॉन्स्टर्स उसके माता पिता को खा रहे हैं। डर से उसका दिल धड़क उठा और अचानक वो चौंक कर जाग गई। वो एक कुर्सी से बंधी हुई थी। सामने टेलिस का बैठा था। उसने हंसते हुए कहा, गुड मॉर्निंग छोटी ब्लैक कैट मिस। उसने उसकी पसीने से भीगी हालत देखकर पूछा, बुरा सपना देखा क्या? फ्रैन ने कमजोर आवाज में जवाब दिया और तुरंत पूछा, मेरे पापा माँ कहाँ हैं? टेलिस्का ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा गांव पूरी तरह नष्ट हो चुका है, कोई भी जिंदा नहीं बचा। फ्रैन चिल्लाई, ये झूठ है। लेकिन टेलिस्का ने समझाया, मैंने एंटी मैजिक अपीयरेंस इस्तेमाल किया था। आमतौर पर कुछ बच जाते हैं, लेकिन इस बार कोई नहीं बचा। पास खड़ा एक आदमी हंसते हुए बोला, तुम्हारे गांव वाले बहुत ही कमजोर थे। फ्रैन चीख कर बोली, नहीं, मेरे पापा और माँ स्ट्रांग थे। आदमी ने फिर मजाक उड़ाया, लेकिन अचानक टेलिस्का ने चाकू से उसके मुंह में वार किया और चुप करा दिया। उसने ठंडी नजर से कहा, ब्लैक कैट स्ट्रांग नहीं होते। फिर उसने फ्रैन को भी थप्पड़ मारा। उसने उसके बाल पकड़कर कहा, तुम ही अकेली बची हो, और वो भी इतनी आसानी से पकड़ी गई। सोचो क्यों? गुस्से में भरी फ्रैन गर्जी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन टेलिस्का ने बेरहमी से उसे पीटा, मुक्के और थप्पड़ बरसाते हुए कहा, कमजोरी सबसे बड़ा गुनाह है और तुम बहुत कमजोर हो। फ्रैन खून से लथपथ हो गई, चेहरा सूज गया। फिर भी उसने डगमगाती आवाज में कहा, मैं कमजोर नहीं हूं। टेलिस्का चौंक गया, इतना सब सहने के बाद भी तुम ये कैसे कह रही हो? फ्रैन ने फिर चिल्लाकर कहा, मैं कमजोर नहीं हूं, ब्लैक कैट ट्राइब स्ट्रांग है। टेलिस्का ठहाका मारकर हंसा, ब्लैक कैट स्ट्रांग जो इवॉल्व भी नहीं कर सकते? लेकिन फ्रैन डटी रही, हम इवॉल्व कर सकते हैं, मैं इवॉल्व होकर दिखाऊंगी। टेलिस्का ने पहली बार दिलचस्पी दिखाते हुए कहा, पहली बार किसी ब्लैक कैट से ये सुना है, दिलचस्प है। उसने कहा कि शायद सच में वो इवॉल्व कर पाए, लेकिन अभी के लिए वो बहुत कमजोर है और इस कमजोरी की सजा उसे भुगतनी होगी। उसने फिर से उसे मुक्का मारा। उसके आदमी कांप उठे, लेकिन टेलिस्का रुका नहीं। फ्रैन का चेहरा सूज गया, खून टपक रहा था। वो खुद से पूछ रही थी, क्या मैं सच में कमजोर हूँ? टेलिस्का ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, अभी तुम कमजोर हो और इस कमजोरी की सजा ये है कि तुम एक स्लेव बनोगी, लेकिन इस दर्द से गुजर कर ही तुम इवॉल्व करोगी। उसने आदेश दिया, एवोल्यूशन की तरफ बढ़ो छोटी ब्लैक कैट। आखिर में उसने उसके सामने एक पेपर रखा और बोला, साइन करो, ये तुम्हारी किस्मत का पहला स्टेप है। फ्रैन ने सपना देखा कि कोई उसे लात मार रहा है। अचानक दर्द से कराहते हुए उसकी नींद टूटी। पूरा शरीर चोट और थकान से जकड़ा हुआ था। जैसे ही उसे उस आदमी की याद आई जिसने उसे इस हाल में पहुंचाया था, गुस्से से उसका खून खौल उठा। लेकिन
जब उसने अपने गले पर कॉलर छुआ तो हैरानी और उलझन उसके चेहरे पर साफ झलकने लगी। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आया और शांत स्वर में बोला कि कोशिश बेकार है। फ्रांस चौंक गई जब उसने समझाया कि उसने एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। उसकी आंखों के सामने वो यादें तैर गई। वही आदमी जिसने कहा था कि वो कमजोर है और कमजोरी खुद एक पाप है, सजा तो मिलेगी लेकिन उसने ये भी दावा किया था कि इस तकलीफ से गुजरकर वो इवॉल्व कर पाएगी। उस वक्त जब फ्रांस ठंडी जमीन पर बेसहारा पड़ी थी, उसने उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट रखा और कहा कि वे दोनों मिलकर एवोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे ही प्राण का हाथ उस कॉन्ट्रैक्ट को छुआ, बंधन पूरा हो गया और थोड़ी देर बाद उसे यहां छोड़ दिया गया। बूढ़े ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए दुख जताया। उसने बताया कि उसके गले का ये कॉलर स्लेव कॉलर है जो तभी हट सकता है जब कॉन्ट्रैक्टर मर जाए या कॉन्ट्रैक्ट खुद नष्ट हो जाए। घबराहट में फ्रान ने उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े ने डरते हुए चेतावनी दी कि ऐसा करने पर उसकी मौत हो जाएगी। फ्रान का चेहरा डर और सदमे से जम गया। बूढ़े ने उसे दिलासा दिया कि निराश मत हो, वो अभी जवान है, जिंदगी लंबी है और जब तक जिंदा है उम्मीद बाकी है। फ्रान ने उसे उदासी भरी आवाज में कहा ही था कि कॉन्ट्रैक्टर फिर से सामने आ गया। उसकी नजर में बूढ़े की बातें बेकार थी। वो ठाका मारकर बोला कि फ्रान अब जिंदगी भर की गुलाम है। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि एक ब्लैक कैट के इवॉल्व होने की उम्मीद बस एक मजाक है। फ्रान की आंखों में अब भी जिद देख उसने और बेरहमी दिखाई। उसने उसे लात मारी, उसके सिर पर कपड़ा डाल दिया और उसकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश की। जैसे जैसे फ्रान कमजोर होती गई, कंट्रैक्टर ने और तंज कसा, अब भी क्यों जूझ रही है। तभी उसने अपनी तलवार निकाली और बूढ़े आदमी की तरफ घुमाते हुए कहा कि वो अब किसी काम का नहीं। अगले ही पल उसने तलवार से कॉलर को काटा और बूढ़ा दर्द से चीखते हुए राख में बदल गया। ठंडे स्वर में कॉन्ट्रैक्टर ने फ्रांस से कहा कि यही उसकी जिंदगी है। ये पीड़ा, ये बोझ अब हमेशा उसका हिस्सा रहेगा। वो कभी उसका विरोध नहीं कर पाएगी। जाते जाते उसने उसका नाम तक छीन लिया और आदेश दिया कि अब से वो गुलाम की तरह जीना सीखे। जमीन पर टूटी हुई फ्रान आंसुओं में डूब गई। इसके बाद उसके दिन बस यातना से भरे रहे। पहरेदार उसे मारते पीटते, अपमानित करते और हर आदेश मानने पर मजबूर करते। कोई उससे जबरदस्ती हंसी खुशी दिखाने को कहता तो कोई उसे ज्यादा सोने पर डांटता। फ्रान के दिल में हर दिन चीख उठती कि वो गुलाम नहीं है। वो खुद को ब्लैक कैट ट्राइब का हिस्सा मानती रही, लेकिन उसका शरीर लगातार अपमान और दर्द झेलता रहा। बार बार उसे गिराया जाता, जबरन सफाई करवाई जाती और अंतहीन जुल्म सहना पड़ता। फिर भी उसके दिल में एक संकल्प जलता रहा, वो स्ट्रांग बनेगी, वो इवॉल्व करेगी और वो ऊपर उठेगी। साल गुजरते गए और आखिरकार फ्रान फिर उसी आदमी के सामने खड़ी थी जिसने उसे गुलाम बनाया था। उसने तिरस्कार से कहा कि 4 साल बीत गए लेकिन वो अब भी एक बच्ची है। अगर वो बड़ी होती तो शायद कुछ काम आ जाती। उसके आदमी ने पास आकर बताया कि जो गुलाम अब तक बिके नहीं, उन्हें रीडोस किंगडम भेजा जाएगा। कंट्रैक्टर ने आदेश दिया कि फ्रान को भी वहां ले जाया जाए और चाहे जैसे किसी भी दाम पर बेच दिया जाए। लेकिन सफर के दौरान अचानक उनकी टुकड़ी पर जंगली भालुओं ने हमला कर दिया। फ्रैन और कई और लड़कियां घोड़ों से खींची जा रही एक कैरेज में कैद थीं। उनके हाथ, पैर और गले ठंडी स्टील चेन से कसकर बांध दिए गए थे, जिससे साफ पता चलता था कि वो सब कैप्टिव्स थे। फिर भी उस हालत में भी फ्रैन का डिटर्मिनेशन हिला नहीं। उसने खुद को याद दिलाया कि वो अब तक स्लेव नहीं बनी है, क्योंकि वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। उसके गले में कॉलर था और हर बार जब वो सेल नहीं हो पाती तो उसे पीटा जाता, लेकिन वो मानती थी कि ये सब उसकी स्पिरिट तोड़ने के लिए काफी नहीं है। कैरेज जैसे ही फॉरेस्ट रोड पर बढ़ी, अचानक खतरा सामने आ गया। एक विशाल ट्विन हेडेड बेयर रास्ता रोककर खड़ा हो गया। सबके चेहरों पर शौक और डर साफ दिखने लगा। सब कैदियों के बीच घबराहट फैल गई और चीखें गूंजने लगी। तभी वो भयानक बीस्ट कैरेज के पीछे से टूट पड़ा और उस हिस्से को चीर दिया जहां फ्रैन और बाकी लड़कियां कैद थीं। पैनिक फैल गई। गाड़ी हाँकने वाले आदमी घोड़ों को और जोर से कोड़े मारने लगे ताकि कैरिज पूरी स्पीड से भाग सके। गाड़ी जोर जोर से हिलती रही और किसी तरह वो बीस्ट से कुछ दूरी बनाने में कामयाब हो गए। ड्राइवरों ने राहत की सांस ली और नर्वस हंसी हंसते हुए कहा कि शायद अब वो बच गए हैं। लड़कियों के चेहरे पर भी थोड़ी देर के लिए राहत दिखी, मानो खतरा टल गया हो, लेकिन वो राहत ज्यादा देर नहीं टिक सकी। ट्विन हेडेड बेयर अचानक सीधा उनके सामने प्रकट हो गया। आदमी घोड़ों को और तेज दौड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन थके हुए जानवर अब और तेज नहीं भाग पा रहे थे। बीस्ट फिर से नजदीक आने लगा और हमला कर दिया। हताशा में उनमें से एक चालाक आदमी ने अपने साथी को ही पकड़कर उस मॉन्स्टर की तरफ धकेल दिया। शिकार चिल्लाते हुए उस पर बरसा, उसे गालियां दी और पूछा कि वो क्या कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो भाग सके, बीस्ट ने उसे दबोच लिया और निर्दयता से उसका शरीर तोड़ डाला। ये देखकर सब जम गए और उन पर डर पूरी तरह हावी हो गया।
बचे हुए कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कई घायल थे और ठीक से दौड़ नहीं पा रहे थे। उसी चालाक आदमी ने माना से एक स्पेल डाला, जिससे सबके शरीर वहीं फ्रीज हो गए और वो हिल भी नहीं सके। उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान फैल गई। उसने सबका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उनकी कुर्बानी ही उसे भागने का वक्त देगी। ये कहकर वो बिना रुके भाग गया। ट्विन हेरिड बेयर बेकाबू होकर बाकी हेल्पलेस कैदियों पर टूट पड़ा। खून हवा में भर गया और मौत हर तरफ फैल गई। फ्रान ने पूरी ताकत से शरीर हिलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। उसकी आंखों में आंसू भर आए जब उसने मॉन्स्टर को अपनी तरफ बढ़ते देखा। बेबस होकर उसने सोचा कि एक बार फिर उसके आसपास सब मर रहे हैं, क्योंकि वो इतनी वीक है कि उन्हें बचा नहीं पा रही। उसे अपने माता पिता की याद आई। उसकी मार पिता की आवाज गूंजी कि वो टाउन भागकर मदद बुलाए। उन्होंने कहा था कि उसे सरवाइव करना होगा और मदद लानी होगी, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं बदला था। फ्रैन ने महसूस किया कि उसने फिर उन्हें फेल कर दिया है। गम से उसका दिल भर गया और उसने मन ही मन अपने पेरेंट्स से माफी मांगी। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। वो बीस्ट थोड़ी देर के लिए उसे छोड़कर उसी चालाक आदमी की तरफ मुड़ गया जिसने सबको धोखा दिया था। फ्रैन ने इस छोटे से मौके को पकड़ा और खुद को सरकाकर बच निकली। वो अब भी कमजोर थी, लेकिन उसके पिता के शब्द उसके दिल में गूंज उठे। उन्होंने कहा था कि कभी हार मत मानना, तुम हमारी बेटी हो और एक ब्लैक कैट हो जिसका फर्ज है अपनी ट्राइब की इज्जत वापस लाना। उसके दिल में हिम्मत लौट आई। उसने खुद को याद दिलाया कि ब्लैक कैट्स कभी हार नहीं मानते। बार बार उसने मन में यही शब्द दोहराए और खुद को खड़ा रहने पर मजबूर किया। आंसू पोंछते हुए उसने गहरी सांस ली और दौड़ना शुरू कर दिया। उसने खुद से कहा कि उसे एक वेपन चाहिए, कुछ पकड़ने के लिए, कुछ लड़ने के लिए। उसके मन में जलती हुई ये सोच थी कि अगर उसके पास एक स्वॉर्ड हो तो वो इस निराशा के खिलाफ खड़ी हो सकती है। इसी जलते हुए विचार के साथ फ्रान ने आगे बढ़ना शुरू किया। अब इस बार गिरने के लिए तैयार नहीं। फ्रैन दौड़ती रही। उसका दिल बार बार सिर्फ एक ही चीज मांग रहा था, एक हथियार। उसके दिमाग में यही आवाज गूंज रही थी कि अगर उसके पास कोई हथियार होता तो वो लड़ सकती थी। तलवार ही जरूरी नहीं थी, कोई भी हथियार चलेगा। उसे बस अपने हाथों में कुछ चाहिए था। उसी पल उसकी नजर सामने जमीन पर पड़ी एक तलवार पर अटक गई। वो तेजी से उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही पास पहुंची, अचानक एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजी। वो आवाज उसे तलवार निकालने के लिए कह रही थी। फ्रैन चौंक गई और वहीं रुक गई। मन ही मन सोचने लगी कि यह आवाज आखिर किसकी है। सच्चाई तब सामने आई जब खुद तलवार ने बात की। तलवार ने हैरानी से पूछा कि क्या वो उसकी आवाज सुन सकती है। फ्रैन हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक तलवार उससे बात कर रही है। हथियार ने समझाया कि हाँ, ये असामान्य है, लेकिन वक्त कम है क्योंकि 2 सिर वाला भालू पास आ रहा है। उसने फ्रैन से कहा कि जल्दी से उसे बाहर खींच ले। फ्रैन ने तलवार की मूठ पकड़कर पूरी ताकत से खींचना शुरू किया। तलवार ने उसे हौसला देते हुए कहा कि उसे दिल से ये चाहना होगा। तुम्हें हथियार चाहिए, बस इसे और मजबूती से सोचो। तलवार ने कहा। कांपती सांसों के साथ फ्रैन ने हथियार और ताकत की इच्छा की। तलवार ने और जोर डाला, उससे और मजबूत इच्छा करने को कहा। फ्रैन चिल्ला उठी, उसे ताकत चाहिए। आखिरकार पूरी ताकत झोंकर उसने तलवार को जमीन से खींच निकाला। एक पल के लिए वो उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गई, लेकिन तलवार ने उसे याद दिलाया कि ये तारीफ करने का वक्त नहीं है। फ्रैन ने सिर हिलाया और खुद को लड़ाई के लिए तैयार किया। तलवार ने पूछा, क्या तुम लड़ सकती हो? फ्रैन ने धीरे से जवाब दिया, थोड़ा बहुत। तलवार ने कहा, ठीक है, पहले टेस्ट करते हैं। तलवार ने उसकी स्थिति जांची। स्क्रीन पर उसके डिटेल्स आए। नाम कोई नहीं, उम्र 12 साल, जाति ब्लैक कैट ट्राइब, ऑक्यूपेशन नन, स्टेटस स्लेव, लेवल 3। उसकी लाइफ 19, मैजिक 10, स्ट्रेंथ 9, एजिलिटी 16। स्किल्स थे सॉर्ट्समैनशिप 1, नाइट विजन, डिसमैंटलिंग और सेंस ऑफ डायरेक्शन। तलवार ने निष्कर्ष निकाला कि हाँ, वो थोड़ी बहुत लड़ सकती है। फिर तलवार ने कहा कि ध्यान लगाकर उसे सही से इक्विप करो। फ्रैन ने मान लिया। तभी एक सिस्टम विंडो खुला। नेमलेस हैज बीन रजिस्टर्ड एज विल्डर। अब तलवार की स्किल्स फ्रैन के साथ शेयर हो गईं। सॉर्ड्समैनशिप सीधे लेवल 1 से लेवल 7 हो गया। नेमलेस ने कई टाइटल्स भी हासिल किए, सॉर्ड सेंट, कुकिंग किंग, डिसमेंटलिंग किंग और स्किल कलेक्टर। फ्रैन ने महसूस किया कि उसका शरीर बदल गया है। उसे लग रहा था जैसे ये शरीर उसका ही नहीं रहा, लेकिन उसकी हर हरकत में अब नई ताकत थी। उसने हिम्मत जुटाई और 2 सिर वाले भालू की तरफ बढ़ी। तलवार ने उसे और आगे धकेला। फ्रैन ने तलवार सीधा भालू की छाती में घोंप दी। ब्लड इतनी गहराई तक गया कि उसने उसके शरीर में बड़ा सा छेद बना दिया। अगले ही पल जमीन पर ढेर होकर मर गया। फ्रैन भारी सांसों के साथ खड़ी रही। उसने गिरे हुए राक्षस को देखा। तलवार ने पूछा, कैसा लग रहा है?
तुमने उसे हरा दिया। फ्रेन ने माना कि ये तलवार की वजह से हुआ। तलवार ने मजाक में कहा कि शुक्रिया तो करना ही पड़ेगा। फ्रेन ने तुरंत आभार जताया। तलवार ने सुझाव दिया कि अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। फ्रेन हिचकिचाई और बोली कि वो नहीं जा सकती। उसने अपनी गर्दन पर बंधे कॉलर की तरफ इशारा किया। वो समझी कि एक स्लेव कॉलर है, एक जादुई उपकरण जो उसे आदेश मानने के लिए मजबूर करता है। कुछ ही देर बाद तस्लीका के लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने फ्रेन को देखा और दंग रह गए। उन्होंने पूछा कि क्या सचमुच उसी ने 2 सिर वाले भालू को मारा है। उन्हें यकीन नहीं हुआ और तुरंत तलवार सौंपने की मांग की। फ्रेन ने साफ मना कर दिया। आदमी गुस्से से चिल्लाया और तलवार छीनने की कोशिश की, लेकिन तलवार ने तुरंत वार किया और उसे 20 से 2 टुकड़ों में काट डाला। तलवार ने ठंडी आवाज में कहा कि कोई भी उसके बेनिफैक्टर को चोट नहीं पहुंचा सकता। उसी क्षण फ्रेन का कॉलर टूटकर जमीन पर गिर गया। फ्रेन की आंखों में आंसू भर आए। उसने तलवार की ओर देखा और कहा कि यह सचमुच कमाल है। तलवार ने कहा, अब तुम आजाद हो। फिर उसने उसका नाम पूछा। फ्रेन ने चुपचाप जवाब दिया कि उसका नाम उससे छीन लिया गया था जब उसे स्लेव कॉन्ट्रैक्ट में बांधा गया। उसे याद आया कि तस्लीका ने उससे कहा था कि अब उसे गुलाम की तरह जीना सीखना होगा। उसने समझाया कि जब वो 8 साल की थी तभी उसका नाम मिटा दिया गया था। तलवार ने पूछा कि उसका असली नाम क्या था। फ्रेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम फ्रेन है। ये नाम मुझे मेरे माँ बाप ने दिया था। और फिर दोनों ने वहां से साथ साथ जगह छोड़ दी। कई घंटे बाद खुद तस्लीका अपने आदमियों के साथ उसी जगह पहुंचा। वो मृत 2 सिर वाले भालू की खोपड़ी पर खड़ा हुआ और चारों तरफ का नजारा देखा। उसने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा कि यहाँ तो पूरा कत्लेआम हुआ है। उसने अपने बड़े नुकसान पर दुख जताया और अपनी कीमती माल के बारे में विलाप किया, लेकिन जब उसकी नजर चारों तरफ गई तो उसने देखा कि नेमलेस का शरीर गायब था। उसने सोचा क्या वो छोटी सी बिल्ली इस सब की जिम्मेदार हो सकती है, लेकिन अगले ही पल जोर से हंसते हुए उस विचार को नकार दिया। चेहरे पर एक ईवलनेस भरी मुस्कान लिए तस्लीका उस तबाही को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। सीन बदल गया और कैमरा एक शांत जंगल की खूबसूरती पर ठहर गया। हिरण घास चर रहे थे, बिना किसी चिंता के इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अचानक कुछ गॉब्लिन सामने आ गए और फ्रैन अपनी नई मिली तलवार के साथ तैयार खड़ी हो गई। तेजी से उसने वार किया और एक एक करके उनके सिर उड़ा दिए। उसकी तलवार चमक रही थी हर बार जब किसी की जान उससे छीनी जा रही थी और गॉब्लिन्स उसे चारों तरफ से घेरने लगे। फ्रैन ने तलवार उठाया और अपने हथियार से पूछा, तैयार हो? तलवार ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हमेशा। फ्रैन ने लगातार वार किए, सिर काटे और शरीर चीर डाले। लड़ाई के बीच तलवार ने अपनी सच्चाई बताई। उसने कहा कि वो पहले किसी और दुनिया में इंसान था। उस दुनिया में उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी और फिर वो यहाँ एक तलवार के रूप में रीइंकार्नेट हुआ। क्यों ऐसा हुआ और क्यों वो तलवार बना, ये रहस्य था, लेकिन उसका सोल अब भी इंसानी था, इसलिए वो मैजिक और स्किल्स का इस्तेमाल कर सकता था। तलवार ने कबूल किया कि वो अपने आप उड़ और हिल सकता है, लेकिन बिना मैजिक और स्किल्स के वो बेकार था। बस थोड़ी दूर तक टेलीपैथी भेज सकता था। उसने बताया कि कैसे वो एक बड़े मैदान में सील था जब तक उसकी आवाज फ्रैन तक नहीं पहुंची। उसने कहा कि फ्रैन से मिलना कोई संयोग नहीं था बल्कि किस्मत थी। अब फ्रैन उसकी विल्डर और उसकी बेनिफेक्टर दोनों थी। अगर वो इवॉल्व करना चाहती है तो तलवार वादा करता है कि उसकी ताकत बनकर हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। जब तलवार बोल रहा था, फ्रैन ने बाकी गॉब्लिन्स को खत्म कर दिया और अपनी आंखों में दृढ़ता भरकर कहा कि वो और मजबूत बनेगी, लगातार बढ़ेगी और इवॉल्व करेगी। तलवार ने हौसला बढ़ाया, हम दोनों मिलकर कर सकते हैं, मैं तुम्हें सख्त ट्रेनिंग दूंगा। फ्रैन ने उत्साहित होकर कहा कि अब वो उसके साथ मास्टर डिसाइपल का रिश्ता मानती है। तलवार ने चौंक कर पूछा कि ये मास्टर क्यों कह रही है। फ्रैन ने समझाया, क्योंकि तुम मुझे ताकत देते हो और ट्रेन करते हो तो ऑब्वियस है तुम मास्टर हो और मैं डिसाइपल। तलवार पहले तो हैरान हुआ लेकिन फिर मान गया। फ्रैन खुश होकर बोली कि अब से वो उसे हमेशा मास्टर ही बुलाएगी और यही उसका नाम है। तलवार ने विरोध करने की कोशिश की मगर मान लिया कि उसे ये नाम बुरा भी नहीं लग रहा। तभी सिस्टम ने उनके बॉन्ड को मान्यता दी और तलवार का नाम ऑफिशियली मास्टर सेट कर दिया। उसी वक्त एक और गॉब्लिन फ्रैन पर हमला करने दौड़ा। फ्रैन ने कहा, मास्टर मुझे कोई 100 टेक्निक सिखाओ। मास्टर ने उसे ट्रिपल थ्रस्ट का इस्तेमाल करने को कहा। फ्रैन ने ध्यान से सुना और तुरंत वो स्किल लगाकर सामने वाले गॉब्लिन को मार गिराया। तलवार उसकी स्पीड देखकर हैरान रह गया। फ्रैन ने हंसकर कहा, ये सब मेरे मास्टर की स्किल्स की वजह से है। थोड़ी देर बाद फ्रैन ने देखा कि एक गॉब्लिन के पास मैजिक स्टोन पड़ा था। तलवार उत्साहित हो गया और बोला कि जल्दी से वो स्टोन उसे दे ताकि वो उसे कंज्यूम कर सके। फ्रैन ने अजीब नजर से उसे देखा। तलवार ने पूछा कि ऐसे क्यों देख रही है। फ्रैन ने कहा कि ये अजीब है कि तलवार मैजिक स्टोन खाना चाहती है। तलवार ने माना कि हाँ ये थोड़ा अजीब है, लेकिन समझाया कि मैजिक स्टोन्स अब्जॉर्ब करके वो और मजबूत हो सकता है और जब तलवार मजबूत होगा तो फ्रैन खुद भी मजबूत होगी। ये सुनकर फ्रैन की आंखें चमक उठी। उसे समझ आ गया कि मास्टर की ग्रोथ मतलब उसकी अपनी ग्रोथ। फ्रैन ने तुरंत कहा, मास्टर ये स्टोन खा लो। उसने स्टोन ब्लेड के पास रखा मगर तलवार ने रोका और कहा कि उसे कटिंग एज पर लगाना होगा।
फ्रैन ने तुरंत सुधारा और स्टोन लगाया। अगले ही पल तलवार ने उसे अब्जॉर्ब कर लिया और कहा कि टेस्ट तो कमाल का है। उसी वक्त झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। फ्रैन रुक गई और उधर इशारा किया। तलवार ने पूछा, क्या हुआ? फ्रैन ने कहा कि वहां कुछ है। तलवार ने अंदाजा लगाया कि और गॉब्लिन्स होंगे और बोला कि वो टाउन की तरफ जा ही रहे हैं, इन्हें रास्ते में ही निपटा देते हैं। दोनों दौड़ पड़े और थोड़ी देर में हाईवे तक पहुंच गए। तलवार ने कहा कि अगर सीधा चलते रहे तो टाउन पहुंच जाएंगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक कैरेज पर गॉब्लिन्स हमला कर रहे थे। अंदर एक आदमी एक औरत को बचाने की कोशिश कर रहा था। फ्रैन ने पूछा कि क्या उन्हें मदद करनी चाहिए? तलवार ने कहा, जरूर। फ्रैन दौड़ी और उसे हाल ही की याद आ गई जब वो एक कैरेज में थी और हमला होने पर कुछ नहीं कर पाई थी। लेकिन अब सब बदल गया था। अब वो पलटकर लड़ रही थी अपने मास्टर की वजह से। फ्रैन ने फिर से ट्रिपल थ्रस्ट इस्तेमाल किया और एक ही बार में 3 गॉब्लिन्स को भेद डाला। कुछ गॉब्लिन्स डरकर भागने लगे। फ्रैन ने देखा और मास्टर ने कहा कि थ्रोइंग स्किल इस्तेमाल करो। फ्रैन ने तलवार को फेंका और सटीक वार से भागते हुए गॉब्लिन्स को भी मार गिराया। कैरेज से वो आदमी बाहर आया। उसने कहा कि वो ठीक से शुक्रिया भी नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें लिफ्ट देने का ऑफर दिया। उसने अंदाजा लगाया कि वो अलेसा टाउन जा रहे हैं और उन्हें साथ आने के लिए इनवाइट किया। तलवार ने थोड़ा कॉशियस होकर कहा कि आदमी सस्पिशियस लग रहा है, लेकिन शायद उसके पास यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी हो। फ्रैन ने पूछा कि क्या करना चाहिए। तलवार ने धीरे से इंस्ट्रक्शंस दिए। फ्रैन ने मुस्कुराते हुए आदमी से कहा कि अगर वो चाहता है कि हम उसके साथ कैरेज में चलें और उसे एस्कॉर्ट करें तो एस्कॉर्ट फी फ्री होगा। आदमी हंस पड़ा और बोला कि वो सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि समझदार भी है। उसने अपना नाम रैंडल बताया और कहा कि आलेसा टाउन पहुंचने तक वो उसकी केयर करे। फ्रैन ने हामी भर दी। कैरेज चल पड़ी। दूसरी तरफ तस्लीका और उसके आदमी अब भी फ्रैन की तलाश कर रहे थे। वो भी रास्ते में गॉब्लिन्स को मारते हुए बढ़ रहे थे। तस्लीका गुस्से में था कि अब तक वो फ्रैन तक क्यों नहीं पहुंच पाए। शायद उन्होंने रास्ते में बहुत टाइम बर्बाद किया या उनका कैरेज पैदल चलने से भी स्लो था। उसका साथी उसे समझाने लगा, लेकिन तस्लीका जोर से हंस पड़ा। उसने शक जताया कि हो सकता है फ्रैन ने कोई कैरेज पकड़ ली हो और उनसे आगे निकल गई हो। आखिरकार उसने तय किया कि वो भी अब अलेसा की ओर बढ़ेंगे।